फारूस वाला हा या फारूस वाला हा आणि या एकी इलेक्ट्री तुम्हा बाका जमीनातली तुम्हा बाका जंगल असतो तुम्हा बाका जंगल असतो का तो आदिवासी धोती बच्ची आम्हा जिंगलो है आ गांडो देखा बोलो पिस्टल देखा बोलो बंधुआ देखा बोलो ए भूरी जगह एक जीव ना एक मौत एक जीव ना एक मौत ना तो कडक कडक आम्हा वरांचा उठी जायचा आम्हा घरी अबू का बीजी नाही आदिवासी लोक है जंगलो असाले वाघ गोठ्यात येणारे ते आदिवासी लोक मोठी बैठ बैठ जीवलो आम्हा जीवलो कधी देखर चाहिए आम्हा पाय तुम ले लेतो आम्हा जमीन तुम डुबनी देती हमें तरस पड़ी दे दो आम्हा मुंका दे बिचारी थोड़ी पायरा अमुक फैक्ट्री रास्ता है मैंने ये फैक्ट्री भी तोड़ी जाको आम्हा बायू के फैक्ट्री हाँ ये तुम्हारा बक्का पायना का मुक्ता जंगल आना जमीन आदिवासी अधिकार है आना तुम आता जमीन भी आमा जंगल भी आमा तुम्हा बाका ना खेती काटा अल्लाह दात बाबा हमा दाया हाथ जमीन कर ली है और दिया खातर हमा मुर्रा से आदिवासी है लाठी गोली खाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम हक्का लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे शासन वालों सुन लो आज हमारा काम है हमारे राज सरकार तेरी दादागिरी नहीं चलेगी नहीं 38 वर्ष वेगी आहे आपण विस्थापित वेगी आपण जमीन चोई लेणारा चोईन खाणारा એ આજે મૂડીપતિ અને પૂંજીવાદી લોકો એ દેશો દલાલ અને વિદેશો લૂંટારોને આપો જમીન વેચીને ખાનારા એ લોકો ખુરશીથી બોઠલા હોય त्या सामे आज आपण आवाज उठवलो आहे 70 लाख या गुजरात प्रशासन 70 लाख एकर जमीन आणि 44 लाख गौचर जमीन है विदेशी लूटारान वेची खावलो सौदोबाजी के हो कदाच ए जमीन आपो आदिवासी भूमि इन लोगों दी देता आवे तो ये डॉम देखा तो ना ये गुजरात सरकार भी नरेंद्र मोदी डॉ भी फुटी गया का आदिवासी तुम आते अन्याय केली है आदिवासी कोते दुख भेटलो है आदिवासी ने जी जाती है हम आदिवासी तकलीफ किरायला है डैम बांधो है तभी आदिवासी डैम बांधता है काय उजड्या तुमने डैम बांधलो हाना मोठा डैम तुम कानी ना बांधता हम आदिवासी मरा फतला पडला है हम आदिवासी जगे गया कान खोले नोने ले जा हम तुमने ढीले नहीं छोड़ दिया हम संगठन लोती ताकत है हम भी शांति चाहते हैं और हम भी शांति के लिए लड़ते हैं हम भी रोटी चाहते हैं हर परिवार के घर में खुशहाली चाहते हैं जनता जानती है कि चुटनी के वादे तो हवा के वादे होते हैं वो उड़ जाते हैं उसमें कोई भरोसा नहीं होता हमारी एकता हमारी ताकत ही हमको मजबूत करती है और इसलिए हम यहाँ पर आए हमारे सवालों को लेकर हम जवाब मांगने आए हैं कि हमारी जो जमीन है जंगल की जिस जमीन को पसीना से खून से हम लोगों ने सींचा है बोया है जिसमें फसल आई है यहाँ की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी जमीन को छोड़ के कुछ भी काम करेगी कि हमारे जमीन में घुसेगी कि ये सवाल पूछने के लिए हम आए हैं यहाँ पर हम पूछने आए हैं कि आदिवासियों को रहने के लिए उनका मालिकाना घर मिलेगा कि नहीं ये पूछने के लिए हम यहाँ पर आए हैं हम पूछने के लिए आए हैं हम लोगों ने दिल्ली तक लड़ाई करके लड़ा है वो 7/12 हम लोगों को यहाँ मिलेगा कि नहीं और वो भी चुटनी के पहले चुटनी के बाद नहीं ये हम लोग यहाँ पर कहने के लिए आए पावो छोरे तो मोटे शहरों में पावो के गाया खेला या बोला पावो छोरे तो मोटे शहरों में पावो के गाया खेला या बोला पावो छोरे तो मोटे शहरों में पावो चाहिए या खेला या बोला पावो छोरे तो मोटे शहरों में पावो चाहिए या खेला या बोला
धरती पे ठुकरती बुलाया वो जमीन डाया छोड़ दे जंगल जमीन के डाल अनोखा। हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों, गुजरात के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात इस समय सवालों के घेरे में है। बहुत सारे राजनीतिक दल अपने अपने सवाल इस चुनाव में उठा रहे हैं। दक्षिण गुजरात के आदिवासियों ने भी चुनाव के मौके पर जमीन की लड़ाई को सामने लाने के लिए जमीन दो वरना चुनाव में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ये कहने के लिए हम आए हैं। हम यहाँ आए हैं ये बात कहने के लिए कि अगर कोई भी सियासी पार्टी आदिवासियों के जमीन के हक का सवाल दक्षिण गुजरात में नहीं उठाएगी तो आदिवासी लोग उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। हम ये कहने आए हैं, उमरपाड़ा के अंदर हमारे उकाई के विस्थापित उमरपाड़ा तालुका के 14 गांवों के लोगों ने जो वर्षों से खेती कर रहे 400 हेक्टेयर जमीन पर पिछले दिनों जंगल विभाग और पुलिस के लोगों ने उनके खेतों पर हमला कर दिया। 200 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया। वो 200 एकड़ फसल पुरानी थी, 3 महीने पुरानी फसल थी, जिसको डस्ट कर दिया गया। लगभग 30 लाख रुपए का आदिवासी किसानों का नुकसान हुआ है। हमारे 58 लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे कायम कर दिए गए धारा 307 के अंदर। ये ऐसे समय हो रहा है जब नरेंद्र मोदी की गाड़ियां वन बंधु योजना लेकर के प्रचार करती घूम रही है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जापान से 15,000 करोड़ रुपया लाए हैं आदिवासियों के कल्याण के लिए। हम पूछना चाहते चुनाव के मौके पर जगह जगह वो भी कह रहे हैं कि हम आदिवासियों को जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम पूछना चाहते हैं ये जमीन चुटनी वाली है कि असली वाली जमीन है? आप हमको बताइए। इस समय ये कौन सी जमीन है? ये पिछले 5 सालों तक आपने गुजरात के अंदर राज किया, कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। जब आपको आपकी सत्ता कमजोर हो रही है, आपकी पार्टी में बगावत हो रही है, तो दक्षिण गुजरात के आदिवासियों के बीच आप वन बंधु योजना ला रहे हैं और जमीन की बातें कर रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये वन बंधु योजना है क्या, इसका खुलासा किया जाए। भाइयों, आप जानते हैं कि ये गुजरात जहां 18% आदिवासी रहते हैं, बड़ी लड़ाई लड़ी गुजरात के लोगों ने भी, महाराष्ट्र के लोगों ने भी, झारखंड और उड़ीसा के लोगों ने भी। देश के 10% आदिवासियों ने, उनके समर्थकों ने, वामपंथी दलों ने, चंद्रप्पन साहब की पार्टी के लोगों ने भी बड़ी आवाज उठाई। तब इतने लंबे समय के बाद वन कानून 2006 संसद के जरिए पारित हुआ है। वन कानून के मुताबिक 13 दिसंबर 2005 तक जिन आदिवासियों के कब्जे में जमीन है, कोई उसको बेदखल नहीं कर सकता है। अगर कोई विवाद है तो ग्राम सभा सबसे बड़ी संस्था है जो तय करेगी कि वो जमीन किसके हक में जाएगी। इसलिए वन कानून बनने के बाद पूरे देश में खुशी की लहर बन गई, इसलिए कि वन कानून ने ये कहा था कि यह ऐतिहासिक अन्याय जो आदिवासियों के साथ हुआ है उसको हम पलटना चाहते हैं। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं, कांग्रेस इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। देश भर के आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, संगठनों ने लड़ाई लड़ी, वामपंथी ताकतों ने लड़ाई लड़ी, कांग्रेस इसका श्रेय लेना चाहती है। लेकिन हमें दुख है कि वन कानून 2006 संसद ने पारित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार अभी नियमों की नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है, इसलिए यह कानून निरर्थक साबित होता जा रहा है। हम कहने आए हैं कि कांग्रेस के भाइयों, केंद्र की सरकार वन कानून के तो नियमावली को घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करो, ये बात लेकर के हम आए हैं ताकि हमारी लड़ाई का सार्थक नतीजा सामने दिखाई दे। तो एक तो वो वन कानून
के नियमावली घोषित करने की मांग, और दूसरी तरफ अगर ये प्रक्रिया जारी है देश के आदिवासियों को जमीन मिलने की, तो मोदी साहब, आपकी पुलिस और आपके जंगल विभाग के लोग आदिवासियों को क्यों बेदखल कर रहे हैं? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर आप आदिवासियों के पक्षधर हैं, अगर आप वन बंधु की बात कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आदिवासी वन बंधु नहीं है, आदिवासी कोई जंगल का भाई नहीं है, आदिवासी जंगल का मालिक है। ये पहाड़ हमारे हैं, ये जंगल हमारा है, पहाड़ों और जंगलों में जो प्राकृतिक संपदा है वो सब हमारी है। इसको लूटने वाले आ रहे हैं, बिना हमसे पूछे, बिना हमारी इजाजत के हमारे पहाड़ और जंगल बेचे जा रहे हैं। इसलिए भाइयों, गुजरात के ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन चुनाव में जहां एक तरफ उद्योगपति लगे हैं, जहां एक तरफ धनिक वर्ग लगे हुए हैं, जहां एक तरफ किसानों ने अपने सवाल उठाए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर किसानों की जमीनें छीनी जा रही है, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। वही आदिवासी समाज ने भी अपना सवाल उठा दिया है। हर विस्थापित को 5 एकड़ जमीन, हर आदिवासी परिवार को 5 एकड़ जमीन। हम ये कहना चाहते हैं, जंगल जमीन की लड़ाई के साथ हम देश में लोकतंत्र की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश में आजीविका के साधन से बेदखल करने वाली नीतियों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम इस देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। हम इस देश का कारपोरेटाइजेशन करने वाली नीतियों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और हम अधिकार कानून ने दिया है, ये इलाका शेड्यूल 5 के अंतर्गत आता है। हमने गुजरात के गवर्नर से पूछा कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत किसी आदिवासी का उत्पीड़न, उसकी संपत्ति को जब्त करना, इस इलाके को अधिग्रहण करना बगैर गांव सभा से पूछे नहीं किया जा सकता है। ये शेड्यूल 5 का उल्लंघन कर रहे हो, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, और अभी वन कानून 2006 का उल्लंघन करके आप गरीबों से जमीन छीनने का काम कर रहे हो। हमको इस तरीके से अपना विरोध जारी रखना है और आने वाली चुनाव में इन पार्टियों से कह देना है कि जमीन का कागज लेके आना है तो हमारे गांव में आओ, वरना हमारे गांव में तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है। पहले जमीन का कागज, तब वोट मिलेगा तुमको। ये वोट लेके चले जाएंगे और वोट लेके इन्होंने दौलत बना ली। गुजरात को वाइब्रेंट बनाना है तो पहले आदिवासी के घर में खुशहाली लाओ, उसके बेटे को शिक्षा दो और हाथों में काम दो, उसके लिए घर और जमीन दो, तब गुजरात वाइब्रेंट बनेगा, तब गुजरात विकास करेगा। आदिवासी दरिद्र रहेगा तो गुजरात मुट्ठी भर ट्रेडिंग क्लास को, व्यापारियों को लेकर के चाहोगे कि अमीर बन जाए, तो नहीं बन सकता। ये कहने के लिए हम आए हैं, गुजरात उद्योगपतियों का नहीं है, गुजरात पूंजीपतियों का नहीं है, गुजरात चंद पैसों के बल पर ऐश आराम करने वालों का नहीं है, गुजरात मेहनत करने वालों का है। ज्वेलरी के कारखानों में काम करने वाले मजदूर का है गुजरात, कपड़ा हजारों मीटर कपड़ा बनाने वाले गरीब का है गुजरात, जंगल और पहाड़ों में रहने वाले, सड़कें और पहाड़ काट के सड़क बनाने वाले, नहरें नदियों से निकालने वालों का है गुजरात। ये कहने के लिए हम आए हैं। और अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगी तो चाहे पिछली सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या कोई भी सरकार गुजरात की गद्दी पर आए, उसे हम चैन से बैठने नहीं देंगे। ये कहने के लिए हम आए हैं, ये हम कहने के लिए आए हैं। हम ये मांग लेकर के यहाँ आए हैं कि गुजरात में भूमिहीनों की तादाद बहुत है। अगर गुजरात व्यापार का केंद्र है तो गुजरात भूमिहीनों की तादाद का भी केंद्र है। अगर गुजरात में पैसे उछलते हैं तो गुजरात में गरीबों की हड्डियां भी बेची जाती है, उनका खून भी नीलाम किया जाता है। उसके खिलाफ जंग का ऐलान करने के लिए इस मैदान पर हम आए हैं और आज हमने लड़ाई की शुरुआत की है। हमने कहा है, हम ये प्रस्ताव लेके आए हैं कि 1 करोड़ 15 लाख एकड़ जमीन कहां थी गुजरात के अंदर। उकाई के विस्थापितों को जमीन देने का सवाल आया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा हमारे पास जमीन नहीं है। जंगलों में रहने वाले लोगों को जमीन का सवाल आया, दलितों और भूमिहीनों को जमीन देने का अधिकार आया। इस सरकार ने कहा हमारे पास जमीन नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं अगर इस देश को विकास करना है, अगर इस देश को आधुनिक भारत में तब्दील होना है, अगर इस देश में सामंतवाद के सांप को कुचल के खत्म करना है, तो जमीन पर गरीब का अधिकार जब तक नहीं होगा तब तक ये देश आधुनिक देश नहीं बदल सकता। ये देश किसानों का देश है, ये देश खेत मजदूरों का देश है, ये भूमिहीनों का देश है। ये कोई यूरोप का देश नहीं है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इस देश का विकास होगा।
होगा। इस देश की खेती तबाह हो रही है जब से वैश्वीकरण की आंधी चली है इस देश में। और ये गुजरात का नरेंद्र मोदी भी वैश्वीकरण के घोड़े पर सवार होकर गुजरात की जमीन को मिट्टी के मोल विदेशी पूंजीपतियों को बेचने की तैयारी कर रहा है। वैश्वीकरण की आंधी ने हमारी जमीनें छीन ली, हमारे पहाड़ छीन लिए, अब हमारा पानी भी नीलाम होने जा रहा है, हमारे कल कारखाने मिट्टी के मोल बेच दिए गए, हमारे वित्तीय संस्थान बेच दिए गए। चाहे वो एनडीए की सरकार हो और ये जो नई सरकार बनी है, देश के गरीबों ने इस सरकार को बनाया था। गुजरात के वो दंगे की आग, उस आग में अटल बिहारी की सरकार जल के राख हो गई और गरीबों ने इस नई सरकार को लाया है। और ये नई सरकार भी अगर पहाड़ और जंगल बेचेगी, जमीन बेचेगी, वित्तीय संस्थान बेचेगी, विदेशी पूंजीपतियों के लिए लाल कारपेट बिछाएगी, तो ये सरकार भी दिल्ली के तख्त पर नहीं रह सकती। हम ये बात कहना चाहते हैं, अगर देश के लोगों की आकांक्षा नहीं पूरी होगी, अगर ये देश 50-55 साल की सामंतवाद की पीड़ा से तड़प रहा है, अगर इस देश के गरीबों को मुक्ति नहीं दिलाई जाएगी, अगर इस देश के गरीबों के बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम नहीं होगा, अभी इस देश में लाखों रुपए दे करके प्राइमरी स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, एयर कंडीशन में पढ़ते हैं, कैसा देश बना है? 50-55 सालों में अमीरों का देश बना है, गरीबों को बदहाली के गर्त में ढकेलने का काम हुआ है। इसलिए अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हम। अभी ये तय कर लेना होगा कि शिक्षा के मामले में अमीरी और गरीबी की खाई पटेगी, रानी और मेहतरानी का लड़का एक साथ बैठ करके पढ़ेगा, ऐसे स्कूल चलेंगे। और इस देश की सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार लोगों को शिक्षा नहीं दे सकती, लोगों को रोजगार नहीं दे सकती, लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकती, लोगों को मकान नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दमन और उत्पीड़न की सरकार नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं। बस्ती से उठो, गाँव से उठो, बस्ती से उठो, आदमी औरत भी उठो, बूढ़े बच्चे भी उठो, आदमी औरत भी उठो, बूढ़े बच्चे भी उठो, इस देश की सूरत बदलने के लिए उठो, इस देश की सूरत देश में बैटरी देखा खाल आज़ादी असल में आई नहीं, इसलिए सारे देश में न्यूज़ चैनल जनता संघर्ष कर रही है। कौन बोलो ये लोक संघर्ष मोर्चा का मतलब है, लोक का मतलब है जनता। ये तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होती है और जब जनता एहसास करती है, उसे मालूम होता है कि आज़ादी नहीं आई है, तो वो लड़ाई करती है, आदेश देती है। तो दोस्तों, ये जनतंत्र में, संविधान में हमें ये बहुमत से दिया हुआ है कि जिसका बहुमत होगा उसका शासन होगा, उसका मत होगा, उसकी व्यवस्था होगी। अगर इस देश में बहुमत लोग अगर एहसास करते हैं कि आज़ादी नहीं आई है, उसका मतलब ये हो गया कि अभी फैसला लेने का वक्त आ चुका है कि आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी आ जानी चाहिए। तो इसलिए फिर से एक और लड़ाई लड़ी जा रही है, वो है बहुमत की, बहुजन की, जनता की आज़ादी। हम सब
उस आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये लोक संघर्ष मोर्चा है, जो कभी पुनर्वसन मोर्चा या कभी पुनर्वसन समिति या कई भी बैनर तले कुछ लड़ाइयाँ लड़ चुका है। आप देखते हैं कि इतिहास में आदिवासी लोग काफी लड़ाइयाँ लड़े। हम आदिवासी कभी गुलाम नहीं थे, यह ऐतिहासिक तथ्य हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन जब आजादी आई और सारा हिंदुस्तान को एकजुट में तालमेल कर दिया और सबको संविधान लागू किया, उसके बाद आदिवासियों की गुलामी की शुरुआत हुई है। ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। उसके पीछे कुछ आंकड़े भी हमारे सामने रखे गए हैं। इस देश के 10 करोड़ आदिवासियों में से अब 5 करोड़ आदिवासियों के पास 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो रहा है। उसका मतलब ये हुआ हमारा हर एक आदिवासी भाई का दूसरा भाई भूखा है। आदिवासियों की लड़ाई तो कब से चल रही है और चला रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ने में एक और सुविधा भी हमारे पास है, जो बाकी मुख्य प्रवाह है उसके पास वो हथियार नहीं है, वो हथियार हमारे पास है। वो संविधान का हथियार है। संविधान की 5वीं अनुसूची जो लिखी गई है, उसमें आदिवासियों को विशेष सुरक्षा देने का वो इतिहास क्या था कि आजादी जब आई तो देश के 2 बंटवारे हुए। आदिवासियों के बीच में असंतोष था। अरे भाई, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। इस देश 2 हिस्से में बट गया तो हमारा कहाँ है? हमारा मुल्क कहाँ गया है? तो ये 5वीं अनुसूची जो बाबा साहब ने प्रावधान किया, ये सोच समझ कर किया था। उन्होंने कहा You will get the nation within nation। आपको, आप जहाँ रहते हैं वो मुल्क आपका होगा। उस मुल्क में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई गैर आदिवासी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। सन 2002 में भारत की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सरकार भी कानूनन गैर आदिवासी है, सरकार को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। संसद को कानून बनाना पड़ा। ये ताकत जनता की होती है, ये ताकत आंदोलन की होती है, ये ताकत संघर्ष की होती है। ये तो थोड़ा सा हिस्सा है। होते हैं वो हमारे आदिवासियों के पीछे लगे रहते हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं। अगर ये संविधान में लिखा है, हमें उनको यही याद दिलाना है कि फिर ये सिंगूर का हत्याकांड क्यों? ये नंदीग्राम का हत्याकांड कौन सा संविधान का है मामला? और जहां भी आदिवासियों के खिलाफ दमन होते हैं, वो कौन सा संवैधानिक मामला है, कौन सा कानूनन मामला है? प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। और वो जवाब लेगी जनता, वो जवाब लोगे आप, और वो जवाब लेंगे हजारों लाखों करोड़ों इस देश के बिछड़े अन्याय के शिकार हुए लोग लेंगे। वो दिन अब दूर नहीं। इसकी चिंगारी यहां से पैदा हो चुकी है। उसका संकेत लोक संघर्ष मोर्चा ने दे दिया है।